सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आदिवासी विमर्श लेकर आज आपके साथ है, जो कि एमए फाइनल ईयर के 4th सेमेस्टर का जिसका पेपर कल होने जा रहा है, उसके लिए ये वीडियो है। आदिवासी शब्द आदि प्लस वासी से मिलकर बना है। आदि शब्द जो कि कालवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि आदिकाल से या प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। आदि जो शब्द है वो सभ्यता, संस्कृति और विकास की अवधारणा भी इसमें शामिल होती हैं। आज हम इसे आदिवासी कहते हैं। इसका अर्थ है उन व्यक्तियों से है जो समाज की निरंतर चलने वाली मूल धारणा विकास से लेकर लंबे समय तक गांव, नगर और महानगरों से टूट कर गिरिवासी का मतलब पहाड़ों पर रहने वाले, वनवासी, कबीले इत्यादि का भ्रमण कर रहे हैं। यानी वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, नगरों से, गांव से, कहीं वनों में, कहीं पहाड़ों के, नदियों के किनारे रहने वाले कबीलों में वो रहते हैं। और उनका जीवन जो है सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग होता है। अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक अनार्य आदिवासी जंगलों, वनों और गिरी कोहरों के समूह में रहकर जीवन यापन कर रही हैं। राष्ट्र की सांस्कृतिक रचना में आदिवासियों या वनवासियों का केवल योगदान ही नहीं, अपितु मातृभूमि की रक्षा में इनका सर्वस्व त्याग भी बहुत बड़ा है। अंग्रेजों के शासनकाल के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह करके मातृभूमि को दासता से मुक्त कराने की स्वतंत्रता की लड़ाई में बिरसा मुंडा, सिद्धो काहू, संथाल, तटिया, भील, बाबूराव, शंकर शाह इत्यादि वीर पुरुष जो कि आदिवासी रही हैं, महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। आइए आदिवासी विमर्श की अवधारणा पर बात कर लेते हैं। वर्तमान में आदिवासी शब्द से सदियों से सताया हुआ, परेशान किया गया, यह तथा कथित वर्गों द्वारा उपेक्षित तथा जंगलों में भगाया गया असंगठित समुदाय का बोध होता है हमें। आज यह समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने शिकारी, भटकाव की स्थिति, पशुवत जीवन यापन करने वाले प्राणी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। यह समुदाय जो पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर है और उसका संपूर्ण जीवन वेदनापूर्ण कहानी है। आदिवासी कौन है? इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो। जंगल में, जल और जंगल में रहने वाला, मुख्य धारा से कटा हुआ, क्या राजनीति में हो रहा है, क्या जो शहरों में क्या क्या विकास हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों से दूर है, कटा हुआ है, प्रकृति पर आधारित रहने वाला है। इनकी जो मुख्यतः आवश्यकताएं हैं वो प्रकृति ही पूरी करती है। विशिष्ट जीवन पद्धति इनकी है। सांस्कृतिक जो परंपराएं और सांस्कृतिक विशिष्टताएं भी इनकी अलग हैं। ऐसा समूह जो उपरोक्त दी गई विशेषताओं को रखता है। विशेषताएं क्या क्या हैं? सबसे पहले देखिए, 7 विशेषताओं के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि इनका जीवन यापन कैसा होता है। नंबर 1, ये जंगलों में रहते हैं, जंगलों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों की तलहटियों में। दूसरा, इनकी भाषा जो है विशेष भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरी विशेषता, ये समुदाय में रहते हैं और परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों में इनकी विशिष्टताएं यानी अलग पहचान होती है। हर कबीले का अपना एक सरदार होता है, उनकी अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, अपना पहनावा होता है। प्रकृति के माध्यम से ही इनका गुजारा चलता है, चाहे वो सूखा हो या बाढ़ आए या फिर कैसी भी परिस्थिति हो, इन्हीं के कारण इनका गुजारा चलता है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में संबोधित किया करते हैं। अक्सर ज्ञान से रहित, एक ही देवी देवता को मानने वाले, सामान्य और समान जीवन शैली का अनुकरण करने वाले, एक सी बोली बोलने वाले इस समुदाय को हम आदिवासी समुदाय कहते हैं। आदिवासी जातियां और प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पॉइंटों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की गई है कि भारत में लगभग नए डाटा के अनुसार 292 आदिवासी समूहों की गणना की गई है। प्रमुख जातियाँ कौन कौन सी हैं? संथाल, भील, थारू, खस, हो, खासी, गोंड, उराव, नागा, मीणा और मुंडा। बहुत सारी अन्य जातियाँ हैं, इनमें से प्रमुख मैंने जनजातियाँ यहाँ ली हैं। प्रमुख राज्य जो हैं जहाँ पर ये जातियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं, वो प्रमुख राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मैसूर।
आदिवासियों को जमींदारों जमीन हस्तांतरण और आर्थिक शोषण से मुक्त कराने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों में कुछ राहत भी मिली है, परंतु अभी तक यह शासन और समाज के दृष्टिकोण को बदलने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर रमणिका गुप्ता के अनुसार कर्ज आवंटन योजना, साहूकार नियंत्रण कानून, आदिवासी जमीन हस्तांतरण निषेध कानून, आदिवासियों के आर्थिक विकास नियम, एकाधिकार अनाज क्रय, न्यूक्लियस बजट और प्रशिक्षण योजना जैसी गारंटी अभी तक आदिवासियों को प्राप्त नहीं हो सकी हैं। आज की जो स्थिति है, आदिवासी समुदाय के जीवन में निसंदेह बदलाव आया तो है, परंतु उसकी गति बहुत ही धीमी है। उसका पारंपरिक जो जीवन है वो थोड़ा बदला है। पारस्परिक जो सद्भावना है, जो मेल जोल है, वो भी थोड़ा बढ़ा है। इस बदलाव के साथ साथ उसमें नई चेतना भी जगी है, वह नई नई विचारधाराओं से परिचित भी हुआ है तथा अपनी नई पुरानी परिस्थिति से तुलना करने में लगा हुआ है। आज की वर्तमान स्थिति है वो उसमें अपने होने न होने, अपने हकों के अस्तित्व की वर्तमान स्थिति, अपने साथ हुए भेदभाव व अन्याय का बोध अभी उसमें जगा है। आदिवासी साहित्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हमारे साहित्य में किस प्रकार से इसका प्रयोग हो रहा है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भारत की जनसंख्या में आदिवासी 7% के लगभग हैं। इनमें केवल वही आदिवासी समूह आते हैं जिनका नाम भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ये हमारा वही पेज दोबारा से हो गया है। देश में अलग अलग आदिवासी पहचान विकसित नहीं हुई है। हिंदी साहित्य में लगभग 300 से ज़्यादा जो है साहित्यिक पत्र प्रकाशित हो चुके हैं, जो आदिवासी समाज पर, उनकी समस्याओं पर अनेक विधाओं में लिख रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जो पत्र हैं वो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। आदिवासी सत्ता, युद्धरत आम आदमी, अरावली संदेश, उद्घोष, मानगढ़ संदेश इत्यादि हैं। इनमें से आदिवासी समस्याओं से संबंधित लेख, कविताएं, कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। उपन्यासों में आदिवासी विमर्श रमणिका गुप्ता का सीतामोशी, कैलाश चंद्र चौहान का भंवर, रणदे का ग्लोबल गांव का देवता इत्यादि जो आधुनिक हैं, आदिवासियों पर लिखे गए हाल ही में उपन्यास है हरिराम मीणा द्वारा घनी तपे तीर उल्लेखनीय है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण है कचनार, वृंदालाल वर्मा, जो कि ये विषय हैं इनके। कचनार गोड आदिवासी समाज की कथा कहते हैं। सागर लहरे और मनुष्य, जो कि 1956 में आया। उदय शंकर भट्ट का है, बम्बई के बरसेवा आंचल में बसे हुए आदिवासियों पर आधारित है। वन के मन में 1962 में योगेंद्र सिन्हा द्वारा लिखा है। धार संजीव का उपन्यास है, जिसमें संताल और छोटा नागपुर क्या आदिवासियों पर आधारित है। अलमा कबूतरी जो 2000 में लिखा गया। मैत्री पुष्पा का बुंदेलखंड के आदिवासियों पर है। कब तक करूं पुकार 1957 में लिखा गया, राघे राघव का है और नट जनजाति पर आधारित है। इसके अलावा मैं पहले आपको ये पेज कराना चाहूँगी आदिवासी कविताओं की, क्योंकि साहित्य की बात कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं साहित्य में किन किन। ये पेज मैंने पीछे बनाया है, इसलिए यहाँ बीच में कि आदिवासी कविताओं में नगाड़ों की तरफ बजते फूल निर्मला पुतुल का है, जो कि संथाली जाति से हैं और संथाली भाषा में लिखा गया है और भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। यह पलाश के फूल का समय है, ये भी निर्मला पुतुल का है। बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन का है। ये कविता हैं। आदिवासी नाटकों की बात कर लेते हैं। सुनील कुमार सुमन जी का एक बार फिर और प्रभात की कालीबाई नाटक हैं ये। यात्रा वृत्तांतों में साइबर सिटी में नंगे आदिवासियों की यात्रा और जंगल जंगल जलियांवाला, ये हरिराम मीणा है। संस्मरण जो है हीरा राम मीणा का खाकी में कलमकार। आलोचनाओं की बात करें, महादेव टोप्पे, जो कि सभ्यों के बीच आदिवासी वना टेटे, आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन,
कहानियों की अगर बात करें तो भंवर जो कि रोज किरट्टा, कुंजीव शंकर लाल मीणा, पंचा के भूत हरिराम मीणा और कामरेड मीणा जो है केदारनाथ मीणा जी की रचनाएं हैं। आइए उसी पेज पे चलते हैं, वहाँ हम उपन्यासों की बात कर रहे थे और अन्य विधाओं की बात भी करेंगे। यहाँ पर पत्रकारिता में विवेचना, साक्षात्कार तथा रिपोर्टाज की शैली में अपने संवादों को प्रभावी बनाने के लिहाज से जो प्रमुख यहाँ के जो आदिवासी लेखक हुए हैं उनके प्रमुख नाम हैं, जैसे बासवी, दयामणि बरला, सुनील मिज, शिरीष टुंडू इत्यादि प्रभावशाली उपस्थिति उन्होंने दर्ज करवाई है। इनमें जो मुख्य जो विशेषता, इनके साहित्यिक विशेषताएं जो हैं वो ये हैं, इनमें अपने समाज, वर्ग, राजनीति, संस्कृति से बाहर की दुनिया के मसलों के बारे में खामोशी दिखाई। ये इनकी आप त्रुटि लगा सकते हो, यानी ये सिर्फ सीमित साहित्य है इनका, अपने ही वर्ग विशेष से संबंधित चीज़ें लिख रही हैं और बाहर के समाज, वर्ग, राजनीति, संस्कृति के मसलों में ये खामोश में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि देश और दुनिया की बेहतरी के लिए इनकी चिंताएं और सपने अपने परिवेश तक सीमित हैं। अगर आदिवासी विमर्श को साहित्य लेखन के धरातल पर देखें तो आदिवासी रचनाशीलता मुख्य रूप से कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण के धरातल पर प्रकट होती है। आलोचना और व्यंग्य के इनका लेखन अभी आरंभिक चरण में है, लेकिन यहाँ पर बुद्धू उराव और मंजू ज्योत्सना ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वह आज अपनी समस्याओं को हिंदी की कलम से व्यक्त करने में लगे हुए हैं। निष्कर्ष की यहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं हम। साथ साथ अपनी संस्कृति, भाषा को अपनी उदात्त जीवन शैली से वो अभिव्यक्त कर रही हैं और हिंदी को भी समृद्ध बना रही हैं। निष्कर्ष के रूप में मैं आपको कहना चाहूँगी कि हम कह सकते हैं कि यदि आदिवासी समाज प्रगति चाहता है तो उसे नेतृत्व स्वयं अपने हाथों में लेना होगा। जब वे स्वयं सतर्क रहेंगे तो आगे आएंगे, तो उनके जो चिंतित विद्वजन हैं उनके साथ चलेंगे और उनके अस्तित्व को प्राप्त करवाएंगे और समाज में ऊंचा उठने से ही पूरा योगदान देंगे। आदिवासी जनता के हितों की हिफाजत करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। द्रौपदी मुर्मू को भाजपा द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए नामित करना इस विमर्श का आज तत्कालीन सर्वोत्तम उदाहरण है। आज भारतीय समाज आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कितना तत्पर है, इसका अनुमान हम इस उदाहरण से लगा सकते हैं। बहुत कुछ लिखने को और कहने को है, लेकिन हमारे नंबरों की सीमा, समय की सीमा को देखते हुए यहाँ पर इसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। आप किन्हीं 3 लेखकों के नाम, 3 आदिवासी लेखकों के नाम बता सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।